Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025842 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 842 का विश्लेषण, पेपर 842। आपकी स्क्रीन्स पर पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। नीचे दिए गए सेंटेंस के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ द वर्डेंट हिल्स। विद्यार्थी ध्यान दे, पोइट का अर्थ है कवि, डिस्क्राइब का अर्थ है वर्णन करना, द ब्रेथ टेकिंग का अर्थ है बेहद सुंदर या आकर्षक, इंग्लिश में स्पेक्टेक्युलर, अद्भुत, बहुत आकर्षक। ब्यूटी ऑफ द वर्डेंट वैलीज, वर्डेंट का अर्थ है हरी भरी या सब्ज, और वैलीज का अर्थ है घाटियाँ, वादियाँ। तो पोइट जो है, जो कवि है, वो हरी भरी वादियों की अद्भुत खूबसूरती या स्पेक्टेक्युलर ब्यूटी के बारे में वर्णन करता है। वाक्य में एरर कहाँ है? एरर निसंदेह यहाँ है, अबाउट नहीं होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके उपरांत सीधा इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ द वर्डेंट वैलीज। वाक्य में करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, जिस सेगमेंट, जिस खंड में ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्रीज पीपल। विद्यार्थी ध्यान दे, वेल बीइंग का अर्थ है भला या कल्याण, ऑफ अ कंट्रीज पीपल किसी देश के लोगों का भला या कल्याण, आर क्लोजली टाइड। क्लोजली टाइड का अर्थ है बड़े करीबी ढंग से जुड़ा हुआ, जिनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, टू द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। क्वालिटी का अर्थ है किस्म या प्रकार, एजुकेशन है शिक्षा। तो किसी देश के लोगों का भला बहुत करीबी रूप से जुड़ा होता है उन लोगों की शिक्षा पर। वाक्य में एरर कहाँ है? एरर निसंदेह यहाँ है, आर नहीं इज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य का सब्जेक्ट द वेल बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर नहीं इज होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्रीज पीपल इज क्लोजली टाइड टू द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। वाक्य में करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न। तो पढ़ते हैं। डैश यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का अर्थ है गत रात्रि, पिछली रात। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डिड यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच लास्ट नाइट। क्या तुमने गत रात्रि को या पिछली रात राष्ट्रपति जी की स्पीच या उनके भाषण को सुना? विद्यार्थी ध्यान दें, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है, पूरी तरह से सही है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हैज़ हो नहीं सकता, यू के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करते। हैव और हैड भी नहीं, क्योंकि वाक्य न प्रेजेंट परफेक्ट का है न पास्ट परफेक्ट का। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, और अब की बार 2 ब्लैंक्स हैं। तो पढ़ते हैं। द मैन ट्रेवल्ड का अर्थ है यात्रा की, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, डैश फोक टेल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, फोक टेल्स का अर्थ है लोक कहानियाँ। स्थानीय रूप से जो कहानियाँ लोग सुनते सुनाते हैं उन्हें कहते हैं फोक टेल्स। टू डैश इज सॉन्ग, सॉन्ग्स हैं गीत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार इन शब्दों को वाक्य में लगाकर पढ़ लेते हैं। द मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उस आदमी ने यात्रा की एक स्थान से दूसरे स्थान, कलेक्टिंग फोक टेल्स, जिनमें वो इकट्ठी करता लोक कहानियाँ, टू कंपोज हिज सॉन्ग्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द कंपोज का अर्थ है गीत या संगीत की रचना करना। उन कहानियों से वो अपने गानों की, अपने गीतों की रचना करता था। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। लिसनिंग है सुनना, टेलिंग बताना, फेमस प्रसिद्ध, शाउटिंग चिल्लाना बिल्कुल नहीं, पॉपुलराइज है लोकप्रिय करना। तो लोकप्रिय करना या चिल्लाने या बात करने की बात नहीं है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा निर्देश है हम पता लगाएं प्रश्न शब्द के सिनोनिम या पर्यायवाची का। क्रूड का अर्थ है अपरिष्कृत, जिसका परिष्करण या शोधन नहीं हुआ है, जैसे क्रूड ऑयल। हमारा आंसर होगा अनरिफाइंड, अपरिष्कृत।
अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनको भी रिव्यू करते हैं। ऑप्शन बी म्यूनिफिशेंट का अर्थ है उदार या बड़े दिल वाला, इंग्लिश में जेनरस। ऑप्शन सी ड्यूप का अर्थ है धोखा देना या ठगना, टू चीट। और अंतिम ऑप्शन सैवेज एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है क्रूर, हिंसक या आक्रामक। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश मिला है चूज द वर्ड विच इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो शब्द होगा जो क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न शब्द का विलोम हो, उल्टा हो। कमेंस का अर्थ है शुरू करना और कंक्लूड का अर्थ है पूरा करना, किसी चीज को समाप्त करना। अन्य ऑप्शंस पे नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। शेड्यूल का अर्थ है कोई अनुसूची या फिर कार्यसूची या कार्यसूची बनाना। और डिसॉल्व के दो प्रमुख अर्थ हैं, एक तो किसी चीज को घोलना जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व करना, और दूसरा किसी कंपनी या संस्था को बंद करना, उसका विलयन करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, एक बार फिर से वही निर्देश मिला है, क्वेश्चन वर्ड का ओपोजिट या फिर एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। डिसीट का अर्थ है दगाबाजी, धोखा, छल। हमारा आंसर होगा रेक्टिट्यूड। विद्यार्थी ध्यान दें, डिसीट है छल, धोखा, दगाबाजी, जबकि रेक्टिट्यूड का अर्थ है ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी। आपकी चारित्रिक ईमानदारी को कहते हैं रेक्टिट्यूड, ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। पॉसिटी का अर्थ है कमी या स्केर्सिटी। परफिडी का अर्थ है दगाबाजी या चीटिंग या डिसीट, ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम होगा। और अंतिम ऑप्शन एमिटी का अर्थ है मित्रता। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा क्योंकि निर्देश था विलोम शब्द बताने का, एंटोनिम बताने का। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। टू एड फ्यूल टू द फायर। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्यूल का अर्थ है ईंधन और फायर का अर्थ है अग्नि। अग्नि में ईंधन डालना यानी आग में घी डालना, किसी मामले या स्थिति को और भी खराब करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी टू मेक मैटर्स वर्स। वर्स का अर्थ है अधिक खराब। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू मेक मैटर्स बेटर, किसी स्थिति या हालात को सुधारना, बिल्कुल नहीं। सी कहता है टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन। कंक्लूजन का अर्थ है समापन, तो मामले को समापन पे ले आना या मामलों को समापन पे ले आना, मैटर्स प्लूरल है। टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, रिवोल्ट का अर्थ है विद्रोह, विद्रोह शुरू करना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से वही निर्देश है, एक मुहावरा मिला है, इडियम मिली है जिसका अर्थ हमें बताना है। पढ़ते हैं कैश इन वंस चिप्स। विद्यार्थी ध्यान दें, ये चिप्स शब्द कहाँ से आया? गैम्बलिंग के खेल में खिलाड़ियों को छोटी छोटी चिप्स या छोटे से कॉइन्स मिलते हैं, प्लास्टिक के या डिस्क्स मिलती हैं, जिनसे वो गैम्बलिंग करते हैं और अंत में वो उन्हें काउंटर पर देकर उनके बदले में नकद या कैश प्राप्त कर लेते हैं। तो कैश इन वंस चिप्स, आज की भाषा में यदि कोई व्यक्ति अपने निवेश को, अपने इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर नकद प्राप्त करे, उन्हें मनीटाइज करे, यानी अपने निवेश को बेचकर धन प्राप्त कर ले, तो हम कहेंगे ही हैज़ कैश्ड इन हिज चिप्स। हमारा आंसर होगा उपलब्ध ऑप्शंस में सेल समथिंग। व्हेन यू कैश इन योर चिप्स, आप अपने निवेश को बेचते हैं, धन जुटाते हैं। उपलब्ध ऑप्शन में सेल समथिंग। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। बाई समथिंग, बिल्कुल नहीं। स्टील का अर्थ है चोरी करना, स्टील समथिंग भी नहीं, बोरो भी नहीं, क्योंकि उसका अर्थ है उधार लेना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, हमें मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न। हमें 4 सेगमेंट्स मिले हैं। हमारा निर्देश है हम इन्हें पढ़ें और इन्हें सही क्रम में अनस्क्रैम्बल करें, रीअरेंज करें। इस प्रकार के सवालों से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। हम पहले पढ़ते हैं फिर इन्हें रीअरेंज करते हैं। तो पढ़ते हैं, यंगर चिल्ड्रन एज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, सतत रूप से, चेंज स्कूल्स एंड शिफ्ट नेबरहुड। शिफ्ट है बदलाव करना, नेबरहुड्स है पड़ोस, जहां आप रहते हैं वो आपका नेबरहुड है। हैज़ ए सीरियस इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, सीरियस है गंभीर। मूविंग सिटीज़, विद्यार्थी ध्यान दें, मूविंग सिटीज़ का अर्थ है एक शहर से दूसरे शहर में जाना बसने के लिए। एवरी ईयर और इवन सूनर, या फिर और भी जल्दी, सूनर, सून की कंपैरेटिव डिग्री है।
इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है बार बार शहर बदलने का छोटे बच्चों पर क्या असर होता है उसके बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है DC और AB। सबसे पहले शुरुआती सेगमेंट या खंड D होना चाहिए। मूविंग सिटीज, शहर बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक शहर से दूसरे शहर। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष और इवन सूनर या उससे भी जल्दी, कुछ ही महीनों में। डी के उपरांत C हैज़ अ सीरियस इम्पैक्ट, बार बार शहर बदलने का जल्दी जल्दी जो है हैज़ अ सीरियस इम्पैक्ट, इसका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है ऑन C के उपरांत ऑन यंगर चिल्ड्रन, तुलनात्मक रूप से कम उम्र के बच्चों पर इसका गंभीर असर पड़ता है। एज, चूंकि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उनको सतत रूप से या लगातार, और अंतिम खंड मात्र B ही हो सकता है, कॉन्स्टेंटली चेंज स्कूल्स, क्योंकि उनको सतत रूप से लगातार स्कूल्स बदलने पड़ते हैं। एंड शिफ्ट नेबरहुड्स, और अपने मोहल्ले पड़ोस भी बदलने पड़ते हैं, दूसरी जगह दूसरा मोहल्ला या पड़ोस होगा। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जो वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट D, फिर C और फिर A और अंत में B। ऐसा सीक्वेंस हमें मिलता है मात्र ऑप्शन D में, DCAB। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारा निर्देश है हम दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलें। तो पढ़ते हैं, पेनेलोपी ओपन द डोर रादर जिंजरली। पेनेलोपी किसी लड़की का नाम है। ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। रादर का अर्थ है कुछ ज़्यादा ही। जिंजरली का अर्थ है कॉशियसली या सावधानी से। तो बड़ी सावधानी से, थोड़ा हिचकिचाते हुए पेनेलोपी ने दरवाज़ा खोला। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस और वॉइस को पहचाने। वाक्य में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट और वॉइस है एक्टिव। हमें ढूंढना है पैसिव वॉइस का वाक्य। चूंकि वाक्य सिंपल पास्ट का है, नया सब्जेक्ट द डोर होगा, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो द डोर वॉज ओपन्ड। हमारा आंसर इस सारे आलोक में मात्र ऑप्शन डी हो सकता है, द डोर वॉज रादर जिंजरली ओपन्ड बाई पेनेलोपी। दरवाज़ा बड़ी सावधानी या कॉशियसली पेनेलोपी द्वारा खोला गया। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द डोर वॉज बीइंग जिंजरली ओपन्ड। वॉज बीइंग नहीं, हमें चाहिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑप्शन बी कहता है द डोर वॉज फेयरली जिंजरली। विद्यार्थी ध्यान दें, हम एडवर्ब बदल नहीं सकते। फेयरली का अर्थ हम सकारात्मक अर्थों में लेते हैं, जैसे फेयरली गुड लुकिंग, रादर अगली। हमारे पास एडवर्ब रादर थी, कुछ ज़्यादा ही के अर्थ में, फेयरली नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन सी कहता है द डोर इज रादर जिंजरली ओपन। इज नहीं, वाक्य भूतकालिक था, वॉज चाहिए। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पढ़ते हैं, रिचर्ड येल्ड। येल्ड का अर्थ है चिल्लाया, चीखा, शाउटेड और स्क्रीम्ड एट जूलिया। जूलिया पर चिल्लाया। फॉर स्पेंडिंग, बिताना टू मच टाइम इन द हॉट टब। रिचर्ड चीखा या चिल्लाया जूलिया पर क्योंकि उसने हॉट टब में बहुत सारा वक्त बिताया था। विद्यार्थी ध्यान दें, येल्ड का अर्थ है चिल्लाना। ये किसी के इमोशंस या इमोशनल आउटबर्स्ट को व्यक्त करता है। वाक्य का प्रकार हुआ एक्सक्लेमेटरी, हिंदी में विस्मयादिबोधक। हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, हमें इसे बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। जो ऑप्शन ये काम कर दे वही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं, कोट, जूलिया यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, एंड ऑफ द कोट, रिचर्ड येल्ड। रिचर्ड चीखा। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है और हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कोट, रिचर्ड यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, एंड ऑफ द कोट। बिल्कुल नहीं, जूलिया ने येल नहीं किया है, रिचर्ड ने येल किया है और टाइम जूलिया बिता रही थी। ऑप्शन सी कहता है कोट, जूलिया वाई आर यू स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, एंड ऑफ द कोट। नहीं, हमें इंटेरोगेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी वाक्य मिला है। रिचर्ड आस्क्ड, इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं चल सकता। ऑप्शन डी में भी यही दोष है, जूलिया आरंट यू स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, एंड ऑफ द कोट। इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 88, अब की बार निर्देश मिला है कि हम पता लगाएं उस शब्द का जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर निस्संदेह ऑप्शन बी ही होगा। शब्द एवलांच की स्पेलिंग में ई नहीं ए होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द एवलांच का अर्थ है हिमस्खलन। पहाड़ों से बहुत बड़ी मात्रा में जब स्नो, आइस और रॉक्स यानी पत्थर, हिम और बर्फ नीचे गिरते हैं तो उसे कहते हैं एवलांच, हिंदी में हिमस्खलन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फ्रॉथी का अर्थ है झाग से भरा हुआ, फोमी FOAMY, झाग से भरा। ऑप्शन सी डेप्रिकेट का अर्थ है तीव्र निंदा या आलोचना करना, इंग्लिश में बिलिटिल। और अंतिम ऑप्शन वैगरेंट का अर्थ है घुमक्कड़ या खानाबदोश, इंग्लिश में नोमेड या वैगाबॉन्ड। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही होगा क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है अंडरलाइंड वर्ड को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, यू मस्ट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का अर्थ है क्षमा मांगना, विथ योर वाइफ फॉर दिस, विथ नहीं, यू अपोलोजाइज टू समबडी। आपको अपनी पत्नी से इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, यू मस्ट अपोलोजाइज टू योर वाइफ फॉर दिस। अन्य किसी ऑप्शंस में सही होने की कोई संभावना नहीं है। अपोलोजाइज फॉर भी नहीं, अपोलोजाइज ऑफ भी नहीं। अपोलोजाइज फॉर हो सकता है अगर आपके व्यवहार या कॉन्डक्ट की बात होती। यहाँ पत्नी की बात है, व्यक्ति की बात है, प्रेपोजिशन टू ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न। पढ़ते हैं, इंडल्ज समबडी विथ अटेंशन। अटेंशन है ध्यान, कंफर्ट आराम, एंड काइंडनेस है दयालुता। विद्यार्थी ध्यान दे, यहाँ इंडल्ज का अर्थ है किसी को बहुत लाड प्यार करना, किसी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना। विद्यार्थी इस विषय पर विशेष ध्यान दें। सामान्यतः इंडल्ज का अर्थ है किसी चीज़ में लिप्त होना या शामिल होना, किंतु यहाँ अर्थ है बहुत लाड प्यार करना, बहुत अच्छे से ट्रीट करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी पैम्पर। पैम्पर का अर्थ भी वही है, लाड प्यार करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इंथ्रॉल और फैसिनेट, ऑप्शन ए और बी आपस में सिनोनिम्स हैं जिनका अर्थ है मंत्रमुग्ध करना, अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना। दोनों के लिए एक सिनोनिम हो सकता है कैप्टिवेट, जबकि अंतिम ऑप्शन जॉक्युलर का अर्थ है विनोदपूर्ण या हास्यपूर्ण। हमारा आंसर ऑप्शन सी पैम्पर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। पढ़ते हैं, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। विद्यार्थी ध्यान दें, एग्जिस्टेंस का अर्थ है अस्तित्व, गॉड है ईश्वर। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर पूरा आश्वस्त नहीं है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि ईश्वर है अथवा नहीं है। हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी और इंग्लिश में एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है ईश्वर को नहीं जाना जा सकता या मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं है। हिंदी में अज्ञेयवादी, अंग्रेजी में एग्नोस्टिक। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए एथीइस्ट का अर्थ है नास्तिक, ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर है ही नहीं। ऑप्शन बी थीइस्ट का अर्थ है आस्तिक, जो ईश्वर के होने में आस्था या विश्वास रखता है। और अंतिम ऑप्शन पॉलीथीइस्ट का अर्थ है हिंदी में बहुदेववादी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत से देवताओं या देवियों में आस्था रखता है, उनकी पूजा करता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न 92 से 96 हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। सबसे पहले दिए गए पैसेज को पढ़ें, फिर उसे हल करें। यदि समय का अभाव हो, समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, ट्रीज हेल्प अस इन 3 ways बाई सप्लाइंग वुड एटसेट्रा, बाई प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का अर्थ है प्रदान करना, सप्लाई है आपूर्ति करना, बाई प्रोवाइडिंग शेड, शेड का अर्थ है छाया, एंड बाई हेल्पिंग टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का अर्थ है किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, यहाँ अर्थ होगा रोकने से। ड्राउट, ड्राउट का अर्थ है सूखा या अकाल, एंड फ्लड, फ्लड का अर्थ है बाढ़। ऑफ डैश द लास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतिम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैन, यहाँ मैन का अर्थ है मनुष्य से, ना कि पुरुष से।
डैश हैज ब्रॉट ऑन हिज ओन रूइन, रूइन का अर्थ है बर्बादी, ओन है स्वयं का, ब्रिंग ऑन का पास्ट टेंस है, ब्रॉट ऑन तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ब्रॉट ऑन का अर्थ है अपने ऊपर ले आना, तो मनुष्य जो है वो अपनी बर्बादी अपने ऊपर स्वयं ले आया है। बाई मैस डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का अर्थ है वृक्षों की कटाई, वृक्षों को काटना यानी जंगलों की कटाई, और मैस का अर्थ है बहुत बड़े लेवल पर, तो बहुत बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटाई हो रही है, जंगलों को हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। हिस्ट्री शोज दैट ग्रेट एम्पायर्स, एम्पायर्स का अर्थ है साम्राज्य, बिल्ट ऑन डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, डिप्लीशन का अर्थ है किसी चीज का कम होना, डिक्रीज गिरावट कमी, ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स का अर्थ है जो जंगलात हमारे पास हैं वो। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि वृक्षों या जंगलों की कटाई के बारे में ये पैसेज है और इससे होने वाली बर्बादी या मानवता पर होने वाली जो आपदा है उसके विषय में। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ट्रीज हेल्प अस इन 3 वेज, वृक्ष हमारी मदद करते हैं 3 तरीकों से। बाय सप्लाइंग वुड, हमें आपूर्ति करते हैं वो वुड लकड़ी की, बाय प्रोवाइडिंग शेड छाया देते हैं, एंड बाय हेल्पिंग टू रेजिस्ट ड्राउट, और सहायता करते हैं रोकने में, ड्राउट है अकाल, एंड फ्लड बाढ़ को रोकने में, ऑफ द डैश द लास्ट, ऑफ विच जिनमें से, इन कामों में से, ऑफ विच जिनमें से, द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तीसरा है, अंतिम है, और वो क्या है, अकाल या सूखे को रोकना और बाढ़ को रोकना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। वॉट आप जानते हैं क्या, हुज होता है जिसका या किसका, और हुम है जिसको या किसको। हमारा आंसर ऑप्शन डी विच होगा, ऑफ विच जिनमें से। आगे बढ़ते हुए पुनः पढ़ते हैं, ऑफ विच द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन डैश हैज ब्रॉट ऑन हिज ओन रूइन, मैन हाउएवर, हाउएवर का अर्थ है यद्यपि, मनुष्य यद्यपि, हैज ब्रॉट ऑन मतलब अपने ऊपर ही ले आया है, मैन हाउएवर यद्यपि हालांकि, हैज ब्रॉट ऑन हिज ओन रूइन, मनुष्य अपनी बर्बादी स्वयं ले आया है। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। हुएवर का अर्थ होता है जो कोई, व्हेनेवर होता है जब कभी, और वेयर एवर होता है जहां कहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी हाउएवर होगा। आगे बढ़ते हुए, ब्रॉट ऑन हिज ओन रूइन बाई मैस डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई या जंगलों को हटाने को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन से। हिस्ट्री शोज, इतिहास हमें दिखाता है, हिस्ट्री शोज इतिहास क्या दिखाता है, दैट ग्रेट एम्पायर्स, बड़े बड़े साम्राज्य, बिल्ट ऑन डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, बड़े बड़े साम्राज्य जो खड़े हुए बने फॉरेस्ट रिजर्व्स, जंगलात के डिप्लीशन से, उनको हटाए जाकर, उनको कम किए जाकर, हैव टॉपल्ड बीइंग अनेबल, टॉपल का अर्थ होता है गिर जाना, हैव टॉपल्ड मीन्स हैव फॉलन, गिर गए हैं, बीइंग अनेबल क्योंकि वो असमर्थ थे, टू कोप डैश फ्लड्स, टू कोप विथ, विद्यार्थी ध्यान दें, कोप का प्रेपोजिशन विथ ही है, और कोप विथ का अर्थ होता है किसी चीज से निपटना, उसका सामना करना, किसी चीज से डील करना। अनेबल वो असमर्थ रहे, टू कोप विथ फ्लड्स एंड फूड शॉर्टेज, क्योंकि वो असमर्थ रहे बाढ़ों और जो खाने की कमी, फूड शॉर्टेज का अर्थ है अन्न की कमी, खाने की कमी से वो निपट नहीं पाए, उससे डील नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इन आप जानते हैं, ऑफ भी जानते हैं, बाई का अर्थ है द्वारा। हमारा आंसर विथ होगा क्योंकि कोप का प्रेपोजिशन विथ है, कोप विथ का अर्थ है किसी चीज़ को हल करना, उसका सामना करके उससे निपटना। आगे बढ़ते हुए, दो द गवर्नमेंट, दो का अर्थ है हालांकि, द गवर्नमेंट सरकार है, कैन मेक लॉस कानून बना सकती है। कैसे कानून, प्रोहिबिटिंग जो वर्जित करते हो, डिन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, डिन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट्स का अर्थ है वृक्षों का काटा जाना। शब्द डिन्यूडेशन का शाब्दिक अर्थ है नग्न किया जाना या आच्छादन अथवा कवर को हटाया जाना। डिन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट्स का अर्थ हुआ जंगलों का जो आच्छादन है, कवर है, उसको हटाया जाना, मीन्स जंगलों की सफाई, जंगलों की कटाई या वनोन्मूलन। सरकार कानून बना सकती है प्रोहिबिटिंग जो वर्जित करते हो, प्रतिबंधित करते हो वनोन्मूलन को या फिर जंगलों की सफाई अथवा कटाई को। विद्यार्थी यहाँ एक तकनीकी बिंदु पर ध्यान दें, हमें ऑप्शन प्रोहिबिटिंग चुनना है क्योंकि हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो विशेषण का काम कर रही हो।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब विशेषण का काम करती है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कानून बनाएगी, किस प्रकार के कानून? जो वर्जित करते हो, इसलिए हमें यहां चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो विशेषण का काम करती हो और वो वर्जित करें वृक्षों की या जंगलों की कटाई को, वनोन्मूलन को। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोहिबिट, वर्जित करना, प्रतिबंधित करना। प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिट्स भी उसी के अन्य फॉर्म्स हैं। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि हमें चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए, द गवर्नमेंट कैन मेक लॉस प्रोहिबिटिंग, वर्जित करते हुए डिन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ है रोकथाम करना, विद्यार्थी ध्यान दें, इट, लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम करना मुश्किल है कि पेड़ काटे जाएं, जंगलों को पूरी तरह साफ किया जाए, इस चीज की रोकथाम करना मुश्किल है। यद्यपि प्रतिबंधित हो तो भी इट, अनलेस, अनलेस का अर्थ है यदि नहीं, पीपल आर एजुकेटेड, अगर लोग शिक्षित नहीं हैं तो इनफ टू रियलाइज इट्स डैश कॉन्सिक्वेंसेस, टू रियलाइज इट्स ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द ग्रेव का अर्थ है गंभीर, यद्यपि ग्रेव का एक अन्य अर्थ भी होता है कब्र, किंतु यहां अर्थ होगा गंभीर। एक बार इसे लगाकर पुनः पढ़ लें, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट इट, इसको रोकना मुश्किल है, अनलेस, जब तक कि क्या नहीं होता, यदि नहीं, पीपल आर एजुकेटेड इनफ, जब तक लोग पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है, टू रियलाइज कि वो महसूस कर सकें इट्स ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसी चीज के परिणाम या रिजल्ट्स, इसके गंभीर परिणामों को वो महसूस कर सकें, समझ सकें। अन्य ऑप्शंस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लार्ज है बड़ा, इंडेंजर का अर्थ है संकट में डालना या खतरे में डालना, और ऑप्शन सी स्मॉल का अर्थ है छोटा। हमारा आंसर संकट में डालना नहीं बल्कि गंभीर होगा, ग्रेव होगा, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए, सवाल संख्या 97 एक बार मिला है फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से अब आप बखूबी परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ओरल स्किल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें दो होमोफोन्स मिले हैं, ऐसे शब्द जिनका एक ही उच्चारण हो। ओरल का अर्थ है मौखिक, जो हम मुंह से कहते हैं, बोलकर कहते हैं, जबकि दूसरे ओरल का अर्थ है सुनने से संबंधित या श्रव्य, रिलेटेड टू हियरिंग। ओरल स्किल्स एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का अर्थ है पूरक, टू क्लासरूम टीचिंग, ये हमें प्रोवाइड करता है, देता है ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट, विकास हो किसका, हमारी मौखिक या बोलने की क्षमताएं, ओरल स्किल सुनने की क्षमता। एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का अर्थ है पूरक, जो सहायता करे, पूर्ति करे, पूरक हो यानी अन्य चीज जो जुड़कर उस काम को पूरा करे। टू क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम की टीचिंग के साथ। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली, एडवांसिंग का अर्थ है आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और योगदान कर रही है, अ लॉट, बहुत योगदान कर रही है, टूवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और संचार की योग्यताओं में बड़ा योगदान कर रही है। ऑप्शन खंड सी, 10 का अर्थ है इस प्रकार, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है एक शिक्षक की, टू मेक द लर्नर्स, लर्नर्स का अर्थ है स्टूडेंट्स या विद्यार्थी, लर्नर्स अंडरस्टैंड दैट देयर एम, एम का अर्थ है लक्ष्य, इज टू मास्टर द लैंग्वेज, वो सिद्ध हस्तता पाएं लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर, नॉट द टेक्नोलॉजी, तकनीक के ऊपर नहीं। अंतिम खंड डी, हाउएवर, यद्यपि, इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का अर्थ है विकल्प, यद्यपि ये कोई विकल्प नहीं हो सकता फॉर द कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल है परंपरागत, मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं हो सकता परंपरागत भाषा सिखाने के तरीके का। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है भाषा के सीखने के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है, इससे शायद लाभ भी हो रहा है, किंतु ये पूरी तरह से टीचिंग को, जो भाषा की सिखलाई है या सिखाने का परंपरागत तरीका है, शायद उसका पूरा स्थान ना ले सके। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है, सबसे पहले शुरुआती खंड होना चाहिए बी, उसके उपरांत ए, डी तथा सी इसी क्रम में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होना चाहिए बी, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली,
तकनीक बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, बढ़ रही है आगे, एंड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग और योगदान दे रही है लॉट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो संप्रेषण है, आपसी बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसकी जो स्किल्स हैं, दक्षताएं हैं, उसमें बड़ा योगदान दे रही है। बी के उपरांत होना चाहिए खंड ए इट। इट विद्यार्थी ध्यान दें प्रोनाउन है, टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ओरल स्किल्स एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग। ए के उपरांत होगा खंड डी। However, यद्यपि it cannot be a substitute. It cannot be means टेक्नोलॉजी जो है वो विकल्प नहीं हो सकती, प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। जब आप एक चीज़ को हटाकर दूसरी लगा सकते हैं तो उस प्रतिस्थापन वाले विकल्प को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ये कोई प्रतिस्थापन या विकल्प नहीं हो सकती या स्थान नहीं ले सकती फॉर द कन्वेंशनल टीचिंग मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो परंपरागत तरीका है भाषा सिखाने का, उसकी जगह नहीं ले सकती। और अंतिम खंड मात्र सी ही हो सकता है। 10 का अर्थ है अतएव या इस प्रकार। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द लर्नर्स से विद्यार्थी या स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट देयर एम, कि उनका जो लक्ष्य है इज टू मास्टर द लैंग्वेज, कि विद्यार्थियों का लक्ष्य है वो भाषा पर सिद्धहस्तता पाएं, नॉट द टेक्नोलॉजी, ना कि टेक्नोलॉजी पर। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट बी, फिर ए और अंत में डी तथा सी। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन सी, बी, ए, डी, सी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम या पर्यायवाची हो। क्वेश्चन वर्ड है इन्फ्लेमेबल, जिसका अर्थ होता है ज्वलनशील या दहनशील, जो चीज़ जल्दी से आग पकड़ ले, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का अर्थ है जो जल्दी से आग पकड़ ले, दहनशील हो, ज्वलनशील हो। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर, जिसमें उच्चावचन नहीं हो, स्थिर हो। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए का ही विलोम शब्द है। अनस्टेबल का अर्थ है अस्थिर, जबकि अंतिम ऑप्शन डी वेनरेबल एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दे, वेनरेबल का अर्थ है सम्माननीय, आदरणीय। इंग्लिश में ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 अब की बार निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई दोष, कोई त्रुटि ना हो। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी डेफिनेशन, जिसका अर्थ है परिभाषा, की स्पेलिंग पूरी तरह सही है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कंपेटिटर की स्पेलिंग में यहाँ गलती है, ई नहीं ओ होना चाहिए था। कंपेटिटर का अर्थ है प्रतिद्वंदी। ऑप्शन बी प्रोलिफरेट की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं ए होना चाहिए था, स्पेलिंग खत्म होनी चाहिए थी RATE में। प्रोलिफरेट का अर्थ होता है तादाद बढ़ाना, इंग्लिश में टू मल्टीप्लाई और इंक्रीज रैपिडली। अगर शरीर में किसी खास तरह की कोशिकाओं या टिश्यूज़ में तेजी से वृद्धि हो रही है तो वो सेल्स या टिश्यूज़ प्रोलिफरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई देश परमाणु हथियारों को फैला रहा हो, अन्य देशों को ऐसी टेक्नोलॉजी या हथियार दे रहा हो, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट कर रहा है या न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन में लिप्त है। अंतिम ऑप्शन सी की स्पेलिंग में यहाँ गलती है, ई नहीं ए होना चाहिए था। बेनिफिशियरी का अर्थ है लाभान्वित व्यक्ति या पक्ष। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग में कहीं कोई दोष नहीं था। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 निर्देश है पता लगाएं अंडरलाइंड हिस्से में क्या एरर है और जो ऑप्शन इसे रिप्लेस करके वाक्य को ठीक कर सकता है वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। ईच डांसर, प्रत्येक नर्तक या डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु वॉज द बेस्ट। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी ध्यान दें, वेरी दैट नहीं, कंजंक्शन होता है सो दैट, इतना अधिक की। वाक्य में से लगाकर पढ़ते हैं। ईच डांसर, प्रत्येक नर्तक या डांसर परफॉर्म्ड सो वेल, इतना ज्यादा अच्छा डांस किया, सो के बाद दैट, सो वेल इतना अधिक की, इट वॉज डिफिकल्ट बड़ा मुश्किल था ये तय कर पाए, हु वॉज द बेस्ट, कौन सबसे अच्छा था। हमारा आंसर होगा सो वेल दैट इंस्टेड ऑफ वेरी वेल दैट, वेरी के स्थान पर सो होना चाहिए था। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सच वेल नहीं,
ना ही होगा सच वेरी वेल दैट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 842 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे परिणाम के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।